नमस्कार। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से न्याय की गुहार लगा रहे हैं छात्र। क्या इन छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या राजस्थान में पहली बार नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है? जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो पटवारी भर्ती से लेकर सीईटी तक आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर विरोध होता रहा और बेरोजगार नेता बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर समाधान का आश्वासन देते रहे और बोर्ड अपना रिजल्ट जारी करता रहा। कोर्ट से न्याय मिला नहीं और लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई और पीड़ित अपनी न्याय की गुहार लगाते रह गए। क्या ऐसा ही पशु परिचर भर्ती में होगा? पशु परिचर भर्ती में कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया? एसएससी कौन सा फॉर्मूला यूज करती है और रेलवे कौन सा फॉर्मूला यूज करती है? इस बात को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कुछ तथ्यात्मक लॉजिकल सवाल पूछूंगा। उन सवालों का जवाब क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष देंगे? उम्मीद है कि वो सवालों के जवाब देंगे। यदि गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगूंगा। मेरे सवालों में मैंने 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने को लेकर एक वीडियो बनाया। आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना। उसमें मैंने सवाल पूछे, उसके बाद हजारों छात्रों ने ट्विटर पर वो वीडियो टैग करके और मैंने भी वो वीडियो डालकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से सवाल पूछे। जवाब तो नहीं दे पाए, चुप्पी धारण किए रखे, लेकिन सिलेबस जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया। पशु परिचर भर्ती 6 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुई। उस परीक्षा में 6 शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े, कितने घटे, इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। इसी के साथ कितनी रैंक तक चयन हो सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, तमाम किस कैटेगरी तक वाले। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रात को लगभग 11-12 बजे रिजल्ट जारी किया तब सभी छात्र पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखकर खुश हो गए। हमारा रोल नंबर पीडीएफ में आ गया। लेकिन 40% से ऊपर लाने वाले मिनिमम कैटेगरी की जो भी पासिंग मार्क्स वाले सभी को पास कर दिया गया। कितने पास किए गए, 2 गुना की मेरिट क्या रही, आखिर कट ऑफ क्यों नहीं डाली गई, इस पर भी चर्चा करूंगा। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी। इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। एक बात मत भूलिएगा, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके और उन सवालों का जवाब मिले जो इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मैं करूंगा। वो जरूरी है। इस देश में एक देश एक चुनाव की बात करने वाली सरकारें और संस्थान एक शिफ्ट में एक दिन में एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे। काफी सवाल खड़े होते हैं। जिस देश में एक दिन में एक चुनाव, एक साथ चुनाव कराने की बात होती है, एक देश एक चुनाव, वो देश वो राज्य एक दिन में एक शिफ्ट में एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं, दोनों के संसाधन अलग हैं, लेकिन सवाल तो उठता ही है। जब मेहनत हार जाए, किस्मत जीत जाए तो मेहनत का क्या फायदा? वर्तमान में मेहनत का कोई रोल नहीं रहा नौकरी पाने में, घटता हुआ जा रहा है और किस्मत का रोल बढ़ता हुआ जा रहा है। इसीलिए पिछले काफी दिनों से छात्र पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमको उस बढ़िया सा बढ़िया ज्योतिष बाबा संत का नाम बता दीजिए जो हमारी किस्मत को बढ़ा दे, क्योंकि मेहनत तो हमने करके देख ली, हमारा उस शिफ्ट में नंबर नहीं आया, उस शिफ्ट में चला गया जिसमें हमारे 10 नंबर कम हो गए। जिसकी किस्मत अच्छी थी वो उस शिफ्ट में चला गया, मेहनत बराबर की थी और उसके 10 नंबर बढ़ गए, 15 नंबर बढ़ गए, वो नौकरी लग गया और हम बाहर हो गए। आखिर नौकरी किस्मत की बन गई है, मेहनत की नहीं बनी, मेहनत की वैल्यू घट गई। इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से इंटेलिजेंट छात्रों के साथ बड़ा धोखा होता है, बड़ा अन्याय होता है। लेकिन जब कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों अपनाया जाता है वो भी चर्चा करूंगा। लेकिन अक्सर बोला जाता है जब समाज में आप कहीं पर भी बैठेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यही होता था। किस्मत थोड़ा सा लक काम करता है, लेकिन अब तो लक ज्यादा काम करने लग गया। इसलिए बढ़िया सा ज्योतिष
और अपने अपने भगवान को याद कीजिए परीक्षा से पहले, फॉर्म भरने के बाद, और कि हमारी किस्मत चमका दीजिए, हमारी किस्मत बढ़ा दीजिए, हमारा उस दिन के उस शिफ्ट में चला जाए जिसमें नॉर्मलाइजेशन से अच्छे मार्क्स बढ़ने वाले हों, ताकि हम नौकरी मिल जाए। प्रसाद चढ़ाना ज्यादा होगा, भगवान को याद करना ज्यादा होगा। हालांकि गीता में लिखा गया है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई परिणाम दिखता ही नजर नहीं आ रहा, किस्मत ज्यादा चमक रही है। लेकिन छात्र क्या करें, कहां जाएं? जब नौकरी किस्मत का खेल बन जाए, ऐसा नहीं है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पशु परिचर भर्ती में हम रेलवे का दिखाएंगे, हम एसएससी का दिखाएंगे, हम यूपी का दिखाएंगे, बिहार का दिखाएंगे, कहां कहां कितना विरोध हो रहा। रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती में 50 नंबर वाला 53 नंबर लाया, किस्मत जीत गई, मेहनत हार गई और किस्मत की नौकरी बन गई। वह हम दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। पटवारी भर्ती 2021 में भी ऐसा ही हुआ। करवा चौथ का व्रत आता है और महिलाओं की शिफ्ट चेंज होती है और चौथी शिफ्ट वालों के साथ इतना अन्याय होता है, नौकरी से बाहर हो जाते हैं, पर्टिकुलर शिफ्ट वाले नौकरी लग जाते हैं। आरपीएससी एसआई भर्ती का देख लीजिए, छात्र कोर्ट में जाते हैं, पटवारी भर्ती को लेकर न्याय की गुहार लगाते हैं। हाईकोर्ट कहता है पॉलिसी मैटर है, हम एक्सपर्ट नहीं है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला कोर्ट तय नहीं कर सकता, ये पॉलिसी मैटर है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, छात्रों को न्याय नहीं मिलता। सीईटी 2025 को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी हाल ही में एक मेरी वीडियो बना है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए वो जाकर जरूर देख ले। उसमें मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बीपीएससी तमाम परीक्षाओं को लेकर उसमें विस्तार से बताया। इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें सीईटी को लेकर भी मैंने चर्चा की है। अभी हाल ही में 2025 में एसएससी की परीक्षाओं को लेकर विरोध हुआ, वही नॉर्मलाइजेशन को लेकर डेलीगेशन विरोध हुआ। डेलीगेशन एसएससी से मिलने गया, एसएससी ने कहा कि हम ये प्रयास करेंगे कि मेंस एग्जाम एक शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज करने का भी आश्वासन दिया। सवाल एसएससी से है, क्या पहले वाला फॉर्मूला गलत था? यदि गलत था तो कितने हजारों छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर दे। यदि सही था तो फॉर्मूला चेंज क्यों? इस फॉर्मूले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी मेरे कुछ सवाल होंगे। रेलवे की बात की जाए, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती किस्मत का खेल बन गया। 68 नंबर आते हैं, 93 नंबर बन जाते हैं, और 50 नंबर लेके आता है 93 बन जाते हैं, और 88 वाले के 88 रह जाते हैं, किसी के 75 हो जाते हैं। क्या ये आपकी स्क्रीन पर है? क्या ये मेहनत नहीं हार गई, किस्मत जीत नहीं गई? किसने, किसकी कितनी किस्मत, कौन कहां बढ़ाता है? कोई फॉर्मूला तो बताए कि किस्मत बढ़ती कैसे, ताकि सभी छात्र वहां पहुंच जाएं, अपनी किस्मत बढ़ा लें। भगवान से पूछें तो कहां पूछें, अरदास लगाते रहिए। रेलवे ग्रुप डी 2018 भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन का ऐसा फॉर्मूला अपनाया गया कि 100 नंबर का पेपर था और लोगों के 110, 115, 105 तक नंबर आए, 100% से भी ज्यादा नंबर आए। उसके बाद विरोध हुआ, उसके बाद रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया। 2025 आते आते अब की रेलवे की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग है, परसेंटाइल का अलग ही मेथड ले आए। आखिर ये फॉर्मूला चेंज क्यों होते हैं, सबसे बड़े सवाल है। बोर्ड अध्यक्ष से सवाल करने से पहले पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर 6 शिफ्ट का आंकड़ा, मार्क्स तो नहीं बताए, दिए गए बोर्ड के फॉर्मूले और छात्रों के अपने किए गए प्रश्न और आंसर की कितने डिलीट किए, उसके मुताबिक एक मोटा मोटा आंकड़ा निकलकर, विश्लेषण निकलकर सामने आया। 6 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होती है। शिफ्ट 1 में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी मीन एवरेज जो डेविएशन और वो डाला है कि किस शिफ्ट का कितना पारदर्शिता के लिए, उसमें शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्ट हुई, कंबाइंड भी डाला। जो एवरेज है वो 4th शिफ्ट का सबसे ज्यादा रहा 61 पॉइंट कुछ, और शिफ्ट 1 का 59, और इस प्रकार से सबसे कम शिफ्ट 6 का रहा जो 38 पॉइंट कुछ, और उसके बाद शिफ्ट 3 का 45 आपके स्क्रीन पर।
इसका मतलब जब फॉर्मूले में रखा जाता है तो लगभग शिफ्ट 6 के 15, 20, 25, 30 नंबर तक बढ़ने की संभावना बनती है। ये कितने सही होते हैं उसके आधार पर तो बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं। शिफ्ट 5 के 6 से 7 नंबर बढ़ रहे हैं और शिफ्ट 4 के 10 से 12 नंबर कम आ गए। जिसके 112 थे वो 10 आकर के 100 पर और 100 से कम पर टिक गया 110 वाला, और डायरेक्ट 10 से 12 नंबर कम हो रहे। शिफ्ट 3 में जिसके लगभग 13 से 14, 12 नंबर बढ़ रहे हैं और शिफ्ट 2 में 5 से 6 नंबर बढ़ रहे हैं और शिफ्ट 1 में 8 से 9 नंबर घट रहे हैं। जब एक टेक्निकली एक मैथमेटिक्स तरीके से जब इस फॉर्मूले में ये मान के चले कि किसी भी शिफ्ट में हो उसने 100 प्रश्न सही किए हो काट पीट करके, तो यदि वो पहली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उसका अपनाया जाता है तो उसके 91 नंबर बनते हैं। यदि उसको शिफ्ट 2 में अपनाया जाता है तो 103 नंबर, यदि शिफ्ट 3 में तो 111 नंबर, शिफ्ट 4 में 88 नंबर, 5 शिफ्ट में 105 नंबर, 6 में 124 नंबर। वो आपके स्क्रीन पर भी। इसका मतलब शिफ्ट 6 वाले की किस्मत जीत गई, मेहनत हार गई शिफ्ट 4 वाले की, जिसके 100 से 88 हो गए, और 6 वाले की जीत गई 100 से 124 हो गए। जब आप पशु परिचर भर्ती का पेपर का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा मैथमेटिक्स के प्रश्न सेम पैटर्न पर थे, ओनली वैल्यू चेंज थी लगभग। यही साइंस, यही जीके, सेम टॉपिक, उसी से रिलेटेड। हिसाब ये कहता है कि पहले शिफ्ट वाले को तो पैटर्न मालूम नहीं होता है, आगे आने वाली शिफ्ट को तो पैटर्न पता लग जाता है, तो छात्र उस शिफ्ट से पढ़कर चले जाते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, पहली शिफ्ट का घट गया, लास्ट वाली शिफ्ट का बढ़ गया। आखिर हुआ कैसे? फॉर्मूला दे दिया, क्या फॉर्मूले में त्रुटि है? पता नहीं, ये तो फॉर्मूला बनाने वाले जाने। शिफ्ट 1 और 4 के मार्क्स घटे और 2, 3, 5, 6 के मार्क्स बढ़े। यही हालात सीईटी के अंदर है। जब से यह मुद्दा हाईलाइट हुआ, सीईटी का हो या किसी भी पटवारी का या अभी पशु परिचर भर्ती का, बेरोजगार नेता तुरंत आ जाते हैं, नींद में उठकर आंख धोकर तुरंत मोबाइल संभालेंगे, ताजा मुद्दा मिल गया, ट्वीट कर देंगे, रीच अच्छी आ जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, नीचे कमेंट से बॉक्स भर जाएगा, हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। नेताजी कहते हैं कि हम आपकी आवाज बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, हम मांग करते हैं कि न्याय मिले। लेकिन होता क्या है, 2-4 दिन बाद ठंडे बस्ते में दूसरा मुद्दा आ जाता है नेताजी के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पत्र जारी कीजिए, 2 गुना की लिस्ट जारी कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, आंदोलन के लिए पहुंच जाते। इसके लिए कभी आंदोलन के लिए नहीं जाते, जो कुछ ही दिन पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए ट्वीट किया, उसके लिए कोई आंदोलन के लिए नहीं जाएगा। आंदोलन के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग दीजिए, मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया, विभाग को ज्ञापन दे दिया, डीबी देरी क्यों, न्याय दीजिए, क्योंकि भीड़ वहीं इकट्ठी होती है, मिर्च मसाला वहीं से मिलता है, कुछ मिलता है तो इसीलिए वही, ये सच्चाई है। और जब काम होने वाला होता है तो क्रेडिट आ जाएगा, ट्विटर और अपनी फोटो शेयर कर दी जाएगी, पत्र शेयर कर दी जाएगी। जिस प्रकार से देखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या किसी भी का भी इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, यही देखने को मिलेगा जब काम होने वाला होगा। आखिर नॉर्मलाइजेशन के जाएंगे बोर्ड अध्यक्ष के पास, क्या बात बताएंगे? बोर्ड अध्यक्ष स्वयं ट्विटर पर हैं और वो ट्विटर पर कई बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर जवाब दे चुके, वही उन नेताओं को जवाब देंगे। इस देश में क्या ऐसे बताने से कोई समाधान होता तो बाद में इस देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन ही नहीं होते। वो क्यों होते हैं? वो तानाशाही को मिटाने के लिए। वो तो सरकारी जवाब, अपने जवाब पर टिके रहेंगे, हमारा फॉर्मूला है। अध्यक्ष साहब, कई बार छात्रों ने ट्विटर पर उनसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल पूछा, तब अध्यक्ष साहब ने, आपके स्क्रीन पर है उसका एक सारांश बता रहा हूं। अध्यक्ष साहब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जब एग्जाम मल्टी शिफ्ट में हो तो इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए समानता मिले सभी को, इसलिए एक स्टैटिकल प्रोसेस है और उसके तहत मार्क्स घटते या बढ़ते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये कई बार जवाब दे चुके हैं, जब एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो और डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ये फॉर्मूला और हम प्रक्रिया अपनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित है और मोहर लगी हुई है। मैं इसी पर सवाल करूंगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से अब मेरा सवाल होंगे। अब मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कुछ सवाल करूंगा, उम्मीद है कि वो इन सवालों का जवाब देंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तरह इग्नोर नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जुर्माना लगाने का नियम बनाया कि 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित, उसमें भी सवाल के जवाब नहीं मिला। आखिर मुझे पता है जवाब मुश्किल ही आएगा, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, जवाब देने को मजबूर हो। अध्यक्ष साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट से इस फैसलों पर, इससे जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर अनुमोदित है, मोहर लगाई गई है। तो मैं अध्यक्ष साहब से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से फैसले हैं जिन पर मोहर लगाई है, किस किस परीक्षाओं में? क्या उन सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेम था या अलग था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर मोहर लगाई है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को सही माना। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार के तहत सही माना कि डिफिकल्टी लेवल अलग हो, सेम सिलेबस मल्टी शिफ्ट में हो, तो एक ही वर्ष में तो ये होना चाहिए। और ये एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये नॉर्मलाइजेशन मेथड आया है। फॉर्मूले पर मोहर कोर्ट करने कभी नहीं लगाई। फॉर्मूले पर जब बात आती है, जब छात्र लेके जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, ये फॉर्मूला गलत अपनाया गया है, तब आप पटवारी भर्ती का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, किसी भी भर्ती का, तब कोर्ट कहता है कि ये पॉलिसी मैटर है। हम साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है, मैथमेटिक्स स्टैटिकल एक्सपर्ट नहीं है कि हम फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला जांच लें। ये विभाग का काम है, पॉलिसी मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही फाइंडिंग मिलती है जजमेंट के अंदर। अध्यक्ष साहब एक बार उठा लीजिएगा, देख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कौन से पर्टिकुलर एक फिक्स फॉर्मूले पर मुहर लगाई। यदि फिक्स फॉर्मूले पर मुहर लगाई है तो एसएससी अपना फॉर्मूला क्यों अलग यूज करता है, रेलवे अपना फॉर्मूला अलग यूज क्यों करता है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्मूला अलग क्यों यूज करता है, और जब विरोध होता है तो ये चेंज क्यों कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी परीक्षा एजेंसी सारी चेंज कर लेती है। ये क्यों होता है? जब एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पर मुहर लगाइए तो बाद में फॉर्मूला सेम होना चाहिए पूरे देश के लिए। जिस देश में एक देश एक चुनाव की बात करने वाली संस्थानें और सरकारें एक एग्जाम एक दिन में तो नहीं करवा पा रही, एक फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं कर पा रही, जिसके जो मन में आती है वो अपना मेथड यूज करता है, जब विरोध होता है तो चेंज कर लेते हैं। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल यह भी रहेगा, एसएससी, रेलवे जो पुराना फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, एसएससी नया फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अपना फॉर्मूला, और गेट का फॉर्मूला, केट का फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके मीन और एवरेज और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ते, सभी का डेटा सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करके आप पब्लिश कर दीजिए। पता तो चले कि सभी फॉर्मूलों में वैल्यू रखने से डेटा से क्या एक ही वैल्यू आती है, यानी एक वैल्यू मीन एवरेज सेम ही मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं, या अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग मार्क्स बढ़ाता है, अलग अलग देता है। यदि सारे फॉर्मूले अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू देते हैं और अलग अलग मार्क्स छात्रों के घटाते बढ़ाते हैं, इसका मतलब साइंटिफिक फॉर्मूले में एरर है, फॉर्मूला सही नहीं है, यूनिक नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप प्रतिशत, लाभ, हानि, परसेंटेज, कोई भी कुछ भी निकालेंगे, क्षेत्रफल, आयतन, कुछ भी फॉर्मूला यूनिक होता है। कोई भी वैल्यू पुट करें, किसी भी प्रकार से पुट करें, किसी भी घर का निकालें, क्षेत्रफल कहीं भी निकालें, फॉर्मूला सेम होता है और वैल्यू एक जैसी आती है। वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो वो वैसे ही होगी, लेकिन सब कुछ यूनिक रहता है। तो इन नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूलों में यूनिक क्यों नहीं, अलग अलग क्यों आती है? अलग अलग नहीं आती तो ये संस्थानें फॉर्मूला चेंज नहीं करती। फॉर्मूला चेंज तभी होता है जब सबका अलग अलग वैल्यू आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष इन फॉर्मूलों को, सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करके एक शीट बनाकर डालेंगे कि सभी फॉर्मूलों में सेम मार्क्स घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले। उम्मीद करता हूं वो बताएंगे।
रेलवे 2018 के अंदर फॉर्मूला, उसके बाद चेंज किया, आपकी स्क्रीन पर 25 में अलग, एसएससी का मैंने बताया। ये सारे अलग अलग यूज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो एरर है। साइंटिफिक फॉर्मूले में कोई अप्रूव्ड नहीं होगा, यदि सब अलग अलग हैं तो मतलब फॉर्मूले अलग अलग हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर मुहर लगाता है, न कि फॉर्मूला पर। फॉर्मूले पर जब आरोप लगता है, कोर्ट में लेकर जाते हैं रिट पिटीशन, तो उसको पॉलिसी मैटर, एक्सपर्ट नहीं है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला साइंटिफिक लोग तय कर सकते हैं, इसके एक्सपर्ट तय कर सकते हैं, ये कहकर याचिकाएं खारिज होती हैं। अध्यक्ष साहब, आप एक बार उनको जरूर पढ़िएगा। अध्यक्ष साहब से एक और भी सवाल है कि जो 6 शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई, किस शिफ्ट से कितना चयन हो रहा है, ये आप बता दीजिएगा। और नहीं तो टॉप 6000 रैंक तक, टॉप 10,000 रैंक तक, 10,000 या 6,000 रैंक तक सभी शिफ्ट के आंकड़े बता दीजिए कि टॉप 6,000 रैंक तक इसमें इतने, इस शिफ्ट में इतने, इस शिफ्ट में इतने, इस शिफ्ट में इतने। तो उसमें हम पता लगा लेंगे कि किस शिफ्ट से कितना चयन हो रहा। अभी तो आरोप लग रहे हैं, और यदि सारे शिफ्ट से इक्वल चयन नहीं हो रहा, 1-2-3% का तो वेरिएशन चलता है, लेकिन यदि 10%, 5% का वेरिएशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो बताएंगे क्या अध्यक्ष साहब, आपसे निवेदन है। पेपर टफ या इजी 5-7 नंबर का कम ज्यादा हो सकता है, कभी इतना ज्यादा नहीं हो सकता, सवाल तो उठेगा। सोशल मीडिया पर काफी जंग छिड़ी हुई है, काफी सवाल हो रहे हैं। अब जो आता है कि लगभग जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कितने तक चयन होने को मामला, कि पशु परिचर भर्ती में जो रिजल्ट जारी हुआ कितने मार्क्स वाले तक का चयन होगा। जो एक हमारा मोटा मोटा विश्लेषण करने के बाद जो एक आंकड़ा सामने आया, सामान्य कैटेगरी में जो लड़के हैं उनका 2200-2300 रैंक तक है उनका चयन होने के, 2000 से लेकर 2200 रैंक तक के चयन होने की संभावना है फाइनल। ओबीसी में लगभग 4500 रैंक, 4400 रैंक तक जो लड़के हैं उनका चयन होने की संभावना है। पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, डिवोर्स, पीडब्ल्यूडी और जो आपके डब्ल्यूडी वाले, ये जो है जो आप पे जो 2000 पेज से ज्यादा की जो फाइल है, जिसमें लगभग 80-81-79 पेज तक जिसके रोल नंबर आ रहे हैं वहां तक, मतलब 80 पेज तक, 80 पेज से पहले पहले जिनको अपना रोल नंबर मिल गया तो इन कैटेगरी वालों का चयन होने का संभावना है, कोई भी रैंक हो 80 पेज तक का। ओबीसी फीमेल की बात की जाए तो लगभग 9,000 रैंक तक, 9-10,000 रैंक तक होने की संभावना है। एमबीसी बॉयज की बात की जाए तो लगभग आपके 10,000 रैंक तक होने की संभावना है, 8-9-10,000 रैंक तक। कुछ एक का थोड़ा टाइम लगेगा, आंकड़ा विश्लेषण आ रहा है और ताजा आएगा, ताजा और बता दिया जाएगा। मोटा मोटा भी प्राइमरी फेस हमारे विश्लेषण ये सामने है। एससी का लगभग 9,000 रैंक, 9-10,000 रैंक तक वालों की संभावना है, और एसटी में लगभग 14-15,000 रैंक तक वालों की होने की संभावना है। तो जिसके अब किसके कितनी अपनी रैंक है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और उसके हिसाब से बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये भी करके बताइएगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में कितने, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, आपके कितने प्रश्न सही थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने क्या है और क्या रैंक है, और आपके साथ कितना क्या हुआ है, आपको क्या लग रहा है, कितने मार्क्स घटे बढ़े हैं आपके, वो बताइएगा, ताकि और हम विश्लेषण कर सकें और ताजा मुद्दों पर चर्चा हो सके। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आपको कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। बीपीएससी, यूपीएससी तमाम परीक्षाओं को लेकर, एसएससी तमाम परीक्षाओं को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, मल्टी शिफ्ट के एग्जाम को लेकर विरोध होता आ रहा है। जब ज्यादा विरोध होता है तो छात्रों पर लाठियाचार्ज और आश्वासन मिलता है एक शिफ्ट में करवाएंगे, लेकिन जब मल्टी शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाता है तो शिफ्ट का टफ ज्यादा भी होता है, तो नॉर्मलाइजेशन अपनाना भी चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है, आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन साइंटिफिक फॉर्मूलों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इतना ज्यादा टफ, हम ये नहीं कहते कि नॉर्मलाइजेशन करिए मत, कीजिए, बट ये फॉर्मूलों का खेल कुछ और है। कोई फॉर्मूला कभी कुछ अपना लेता है, कोई फॉर्मूला कुछ अपना लेता है। क्या चल रहा है समझ से बाहर है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि पहली शिफ्ट में पेपर होता है, उसके बाद जिसका 2 दिन बाद पेपर है उसको पैटर्न पता लग जाता है, 2 दिन में उस पैटर्न पर मैथ, रीजनिंग और इन पर अभ्यास कर लेता है, उन जीके के। तो हिसाब से तो उसका होना चाहिए। पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अल्फाबेट के आधार पर एग्जाम की शिफ्ट होता था, वो एक बहुत बड़ा अन्याय था। उसके बाद पता चला कि चेंज कर रहे हैं, अब किया या नहीं किया वो नहीं पता। यदि अल्फाबेट नहीं है तो फॉर्म जिसने पहले भरा उसका पहले नंबर, बाद में भरा उसका बाद में नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। फॉर्म कभी भरे, अल्फाबेट से नाम कुछ भी हो, कहीं कैसे भी दिया जाए। तो कम से कम ये तो ना हो कि किसी शिफ्ट में कमजोर वाले आ जाए, किसी शिफ्ट में टफ वाले इंटेलिजेंट आ जाए। तो ऐसा नुकसान वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आशंका बहुत ज्यादा रहती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।